दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसमें कि कंपनी अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो O2C बिजनेस जिसे कहते हैं, उसको एक सब्सिडियरी कंपनी के रूप में कन्वर्ट करेगी और रीऑर्गेनाइज कर रही है बिजनेस। कंपनी ने प्लान दिया है, ऐसा एक्सचेंजेस को बताया है, अपने शेयर होल्डर्स को बताया है, जिसके कारण आज की ट्रेडिंग सेशन में 2% के करीब जो है जंप इसमें देखने को मिला है, अपसाइड जंप हुआ है। अब क्या है O2C बिजनेस और कितना पोर्शन है उसको टोटल समझना है, और उसके बाद इसके चार्ट को भी देखेंगे कि किस तरह से चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि O2C बिजनेस जो है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल रिलायंस की बैलेंस शीट में। ऐसे अगर देखेंगे तो रिलायंस में जो वर्टिकल हैं हम देखें तो उसमें मुख्यतः 3 वर्टिकल हैं। पहला O2C बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस। दूसरा जो है इसमें रिलायंस डिजिटल के बिजनेस है, जिसमें अभी फिलहाल पैंडेमिक में हमने देखा कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट विदेशों से आया है इस कंपनी में। और तीसरा जो है रिलायंस रिटेल का बिजनेस है। तो ये 3 मुख्य वर्टिकल हैं, और उस तीनों वर्टिकल में एक जो वर्टिकल है ऑयल O2C जो है इनका वर्टिकल, कंपनी उसको एक सब्सिडियरी के रूप में कन्वर्ट करेगी, एक अलग कंपनी बनाएगी और उस कंपनी में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाएंगी। और इसके रीऑर्गेनाइजेशन का प्लान कल BSE साइट पे या कह लें एक्सचेंजेस को दिया गया और अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने इन्फॉर्म किया। अब इस जो O2C बिजनेस है अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर देखेंगे तो O2C बिजनेस में क्या योगदान है कंपनी। रेवेन्यू का हम कंट्रीब्यूशन देखें तो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, ये 2 बिजनेसेस हैं जो O2C के अंदर आते हैं। और रिफाइनिंग का देख लें 47% रेवेन्यू में योगदान है, और पेट्रोकेमिकल्स वहीं पर 19.7%, मतलब टोटल मिलाकर 67% के आसपास का योगदान रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। और वहीं पर हम एबिटा की अगर बात करें तो एबिटा में फाइनेंशियल ईयर 20 की जो बैलेंस शीट थी उसमें 33% पेट्रोकेमिकल का योगदान था और रिफाइनरिंग का 26% के करीब था, मतलब 59% जो योगदान एबिटा का केवल और केवल O2C बिजनेस से आ रहा है। एक बड़ा पाई है O2C बिजनेस, और O2C बिजनेस में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत दिनों से ओवरहैंग कर रहा है। इसमें रैमको बोल के कंपनी है सऊदी अरबिया की, जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और कंपनी ने माना भी है कि ये इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक है। अब कंपनी का जो O2C बिजनेस है अगर उसको देख लें तो उसमें क्या है कि कंपनी लार्जेस्ट है एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी है कंपनी के पास जामनगर में, जिसमें कि 1.4 मिलियन बैरल पर डे क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है कंपनी की जामनगर रिफाइनरी की। और कंपनी का जो ऑनगोइंग टॉक मतलब बातचीत है अरामको के साथ वो ऑन ट्रैक है, और शायद इसीलिए कंपनी जो है एक सब्सिडियरी बन रही है, एक अलग कंपनी की जाएगी ताकि पिक्चर क्लियर हो सके जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए। शायद यही कारण है कि कंपनी को जो है रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और कंपनी के पास जो O2C बिजनेस है उसमें रिलायंस BP का जो एक जॉइंट वेंचर है कंपनी का 51% का रिलायंस का उसमें हिस्सेदारी है, BP की 49% की है जो कि जॉइंट वेंचर है। 2 बिलियन का जो है इसमें एंटरप्राइज वैल्यू है, $2 बिलियन का। और लार्जेस्ट FDI अभी तक फुल रिटेल में इसी जॉइंट वेंचर से आई है। और जो अरामको के साथ बातचीत चल रही है वो भी जो है लार्जेस्ट डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होने की बात ऐसी स्ट्रीट शायद मान रहा है। तो ये एक मेन रीजन है कि शायद इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आना है, इसीलिए इस कंपनी को एक अलग सब्सिडियरी कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। अब हम चलिए देखते हैं कि कंपनी में जो चीज़ मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी अगर हम एक सब्सिडियरी बना देते हैं तो इससे क्या स्टेक होल्डर्स के लिए कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट बता रहा है कि जो इनका कंट्रोल है O2C बिजनेस में वो कंपनी के साथ ही रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ रहेगा। एग्जिस्टिंग जो O2C बिजनेस है वो उसकी ऑपरेटिंग टीम जो है वो पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जैसे बिजनेस ट्रांसफ़र होगा एक सब्सिडियरी में, और कोई भी अर्निंग का डाइल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कंपनी बोल रही है। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैश फ्लोज भी नहीं होंगे। तो ये थोड़ा जो है कंफर्टिंग है मार्केट के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इसकी क्रेडिट रेटिंग है वो BBB+ और Baa2 है वो शायद बरकरार रहे, और डोमेस्टिक AAA रेटिंग भी कंपनी की बरकरार रहेगी।
और कंपनी जो टाइमलाइन जो अप्रूवल है, चूँकि ये जब भी कंपनी के बिजनेसेस रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं या अमेलगमेशन या मर्जर होता है तो एक लंबा पीरियड लगता है इसमें, जिसमें कि कंपनी ऐसा देख रही है कि इसमें जो अप्रूवल्स लेने होंगे कंपनी को, उसमें सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स से लेने हैं इनको, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और एनसीएलटी मुंबई, एनसीएलटी अहमदाबाद, ये सारी जो है इनकी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। और टाइमलाइन जो कंपनी दे रही है उसमें एक्सपेक्ट कर रही है कि एनसीएलटी मुंबई से और एनसीएलटी अहमदाबाद से Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 में शायद इनको अप्रूवल वहाँ से मिल सके। अब इस बिज़नेस के रीऑर्गेनाइजेशन में जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगा, लास्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट आए थे कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा उछाल देखा था। मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद भी कंपनी में जो हिकअप्स हैं वो बहुत सारे दूर होंगे। और कंपनी में जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है इसमें 25 बिलियन का लोन भी जो है कंपनी के ऊपर वो भी ट्रांसफ़र होगा, इस कंपनी के साथ होगा। और जो कंपनी में जो पैसे आएंगे शायद उससे जो है इनका लोन बर्डन कम होगा, तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। अब कंपनी को देखें कि किस तरह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस स्टॉक प्राइसेस में कंपनी बेसिकली आप अगर देखेंगे तो कंपनी के चार्ट, तो स्टॉक प्राइस के चार्ट को देखें तो इसमें एक लार्जली कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन कह लें आप 2100 ऊपर के भाव में, और निचले भाव अगर 1800 के आसपास हैं, ये ब्रॉडली है, लेकिन विद इन द रेंज अगर देखें तो 2020-2025 ये एक रेंज है और ऊपर 2100 का रेंज है। तो इस रेंज के ऊपर अगर चलता है तो इस स्टॉक में एक अच्छा उछाल होगा। लेकिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, मतलब मार्केट शायद अभी भी इस चीज़ का वेट कर रहा है, और जो है कि इसमें कोई भी उछाल आए तो आपको वॉल्यूम का देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम अगर आप देखें, वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन हो तभी इस स्टॉक में एक इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। अदरवाइज अभी तक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है। केवल और केवल आज की ट्रेडिंग सेशन में जो कि 2% अप है, इसमें OI का स्पर्ट डेफिनेटली इस डेरिवेटिव सेगमेंट में देखने को मिल रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट में स्पर्ट 10% के करीब का आ चुका है। मतलब लोगों ने इसमें पोजीशंस बनाई हैं लॉन्ग साइड में, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन 2100 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो ये स्टॉक में आप एक लॉन्ग इंटरेस्ट डेफिनेटली बना सकते हैं। अदरवाइज चूँकि कंसोलिडेट कर रहा है तो निचले स्तरों का ध्यान रखें। 2020-25 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके नीचे चलता है तो फिर इसमें एक बड़े कंसोलिडेशन में अभी भी स्टक है स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटल बहुत सारी न्यूज़ अभी भी पेंडिंग है इस स्टॉक में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।